हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरिंदर कुमार और एक बार फिर आ चुके हैं भारत में राष्ट्रवाद का तीसरा पार्ट लेकर के। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय घटनाक्रम और प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और भारत में प्रभाव पड़ने के बाद ब्रिटिश सरकार क्या अपने शासन में बदलाव किया या नहीं किया और जो किया उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसका दूसरा पार्ट नहीं देखे होंगे जिसमें हमने बताया है कि भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का क्या कारण था या क्या रोल रहा उस चीज़ को, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उस पार्ट को देखिए, उसके बाद इसको देखिए ताकि इस पार्ट को आप काफ़ी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस पार्ट में जहां हम सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय घटनाक्रम। जैसे कि हमने पहले बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक ले चला था। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में जो लगभग छोटे या बड़े घटनाक्रम हुए उसका टोटल जिम्मेवार कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध ही रहा है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को पैदा कर दिया जो भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, में तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राजनेताओं जैसे तिलक और महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों की सहायता किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कुछ ही दिन के बाद उनको लगा कि अंग्रेज़ जो पेशकश किया था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही सभी देशों को अपने राष्ट्र की जिम्मेवारी दे दिया जाएगा, अर्थात स्वराज जो है उसको वापस कर दिया जाएगा, उसका भ्रम जो था, तिलक और गांधी का भ्रम टूटने का कारण ये था कि जो अंग्रेज़ों या ब्रिटिश सरकार ने ये पेशकश किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को अपने स्वराज्य वापस दे दिया जाएगा, अर्थात भारत पे भारतीयों का हक होगा। उसके जगह पर रक्षा व्यय में इजाफा करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारत पे बहुत सारे सामानों पे कर लगा दिया, जिसके कारण भारत में जो महंगाई थी वो चरम पे पहुंच गई, अर्थात एक तरीक़ा से भारत जो था वो गरीबी से व्याप्त हो गया, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने अब सरकार के खिलाफ स्वराज के लिए आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। उसी में प्रारंभ करने के बाद ही एनी बेसेंट और तिलक जो कांग्रेस के नेता थे और इनको आयरलैंड से प्रेरित होकर के 1915 से 17 के बीच में होम रूल लीग नाम करके एक आंदोलन चलाया। होम रूल लीग का जो उद्देश्य था, यहाँ पे होम का मतलब घर और रूल का मतलब नियम, यानी होम रूल लीग का जो उद्देश्य था कि अपना देश में अपना नियम कायम करना। ठीक है, इसी उद्देश्य से होम रूल नियम लगाया गया था। इस होम रूल आंदोलन के बाद धीरे धीरे भारत में जो क्रांतिकारी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ या क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो अपना धीरे धीरे पैर फैलाने लगा और फैलाते फैलाते बंगाल से महाराष्ट्र, पंजाब सहित उत्तर भारत के लगभग सभी प्रांतों तक राष्ट्रीय आंदोलन जो थे अंग्रेज़ों के खिलाफ वो होना चालू हो गए। और इसके साथ साथ भारत के प्रांतों में तो आंदोलन होते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जो विदेशों में बसते थे वो भी अपने अपने जगहों पे संगठित होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए थे भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए। ठीक है, उसी में मिलता है कि अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय जिसने 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के प्रयास से गदर पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, ये जो गदर पार्टी था वो भारत के धरती पे नहीं था, लेकिन अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय लोग थे उनके द्वारा बनाया गया था लाला हरदयाल के प्रयास से। ठीक है, जो 1913 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, अर्थात भारत पर जो अंग्रेज़ी हुकूमत है उसको वहाँ से भागना पड़े या पलायन करके भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दे। ठीक है,
उसके बाद जो हुआ कि 1916 में इस बढ़ते आंदोलनकारी को देखते हुए 1916 में दो बहुत बड़ी घटना हुआ। एक था गरम दल और नरम दल एक हो गए, अर्थात ये जो थे गरम दल ये कांग्रेस के थे। यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल में जो भी आदमी होते थे उनका जो आंदोलन था वो हिंसात्मक हो जाता था, अहिंसात्मक और हिंसात्मक दोनों मिला हुआ था। यानी कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी कर लेते, ठीक है। और वहीं पे जो नरम दल होते थे वो केवल अहिंसात्मक रूप से अपना बात रखते थे या आंदोलन करते थे, उनके साथ या उनके पास जो लड़ाई झगड़ा या किसी को दुख पहुंचाना ऐसे कोई नीति नहीं था, ठीक है। लेकिन 1916 में ये दोनों जो दल था नरम और गरम, यानी जो मारपीट करने वाला हो या जो नहीं करने वाला हो, सब मिल गया, ठीक है। और वहीं मिल करके एक दल बना दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण घटना था वो था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, जो मुसलमानों की एक संगठन थी मुस्लिम लीग, वो और कांग्रेस का जो संगठन था, दोनों ने मिल करके एक साझा समझौता किया जिसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते थे। और इन दोनों समझौतों में था कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है, अर्थात संगठित होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना है। उसके बाद 1916 में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया, अर्थात भारतीय राजनीति रंगमंच पे 1915 में आए। 22 वर्ष रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जब 1915 में भारत में लौटे तो उसने 1916 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक रंगमंच पे अपना कदम रखा, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक ले अपना अथक प्रयास जारी रखा। और 1916 में ही महात्मा गांधी खेरा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और चंपारण आंदोलन से वे लोगों के बीच आए और उनकी जो पब्लिसिटी थी अर्थात लोकप्रियता लोगों के सामने आई इन्हीं 3 आंदोलनों के बाद। और उसके बाद से 1916 के बाद से महात्मा गांधी का अथक प्रयास प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक उनका प्रयास जारी रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें पूरा दुनिया तो लड़ रही थी 2 गुट में होकर के, लेकिन भारत पे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक स्तर पे उससे क्या प्रभाव पड़ा वो चीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत को सबसे ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था को धक्का दिया, ठीक है, जहाँ पे भारत में महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई और वहीं पे अंग्रेज़ों ने भारत पे विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए थे, जिसके कारण और ज़्यादा गरीबी भारत में आ गई थी, ठीक है। बढ़ते महंगाई के कारण जो भारत के किसान थे, श्रमिक वर्ग थे या कृषक वर्ग जो थे, उन सब पे सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। और उसके साथ साथ भारत में बेरोजगारी थी वो दिन पर दिन बढ़ती गई, इसलिए कि भारत में जो आर्थिक व्यवस्था की गतिविधि थी वो सब धीरे धीरे रुक गई थी। उसके बाद क्या होता है कि भारत में महंगाई तो चरम पर पहुंच जाता है और उसके साथ साथ इंग्लैंड का भी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी नीचे आ जाता है, अर्थात गिर जाता है। उसका मेन कारण था कि इंग्लैंड से जो वस्तु आती थी भारत में, अब वो उसका आयात बहुत कम हो गया था, इसलिए कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी। भारत के लोग तो मतलब खाने के लिए मर रहे थे। तो उस टाइम इंग्लैंड से लाया गया महंगा सामान वो कैसे खरीद सकते थे, ठीक है। इस तरीक़े से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो संकट में आ गई थी, अर्थात गिरने लगी थी, क्योंकि उसका जो महंगा सामान था वो विदेशों में अब आयात नहीं हो पाता था, जिसके कारण यहाँ भी एक तरीक़ा से गरीबी व्याप्त हो गई, ठीक है। और जैसे ही इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था गिरी वैसा ही भारत में एक बार फिर से लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का कार्य प्रारंभ हो गया, ठीक है।
और उसके साथ ही भारत में कुछ ऐसे उद्योगपति निकले या उद्योगपतियों का एक वर्ग निकला जो पहले से काफ़ी मजबूत था, अर्थात उसकी जो कमाई थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ वैसा ही वो भारतीय उद्योगपति की जो वर्ग था वो धीरे धीरे फिर गरीबी के रूप में आने लगा, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। तब क्या किया कि जो उद्योगपति का वर्ग था उसने सरकार के आगे अपनी बात रखी और ये बताया कि इंग्लैंड से या जो भी वस्तु आ रहा है उस पर कर लगाया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस बात को नहीं माना और इंग्लैंड से जो भी वस्तु आती थी उस पर कर किसी भी तरह से नहीं लगाया, जिसके कारण भारतीय उद्योगपति धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते गए। तब उन उद्योगपति को समझ में आया कि सरकार को सिखाने के लिए या सरकार पे दबाव बनाने के लिए ये संगठित रूप से एक राष्ट्रीय आंदोलन की ज़रूरत है, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ जाए कि यहाँ भी जो उद्योगपति है वो अब आर्थिक रूप से कमज़ोर होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उसके साथ ही भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन होते थे अब उद्योगपतियों के द्वारा शामिल होने के बाद वो और तेज हो गए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पहले ही या प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही मित्र राष्ट्रों ने जो प्रथम विश्व युद्ध का एक गुट था, और हमने बताया था कि मित्र राष्ट्र में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, और 1917 में जा कर के अमेरिका भी जुटा, अर्थात इन सभी चारों देशों ने ये ऐलान किया था कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं सभी को स्वराज वापस कर दिया जाएगा। अर्थात जितना भी इन सभी मित्र राष्ट्रों का जहाँ भी शासन था उनका पेशकश था या उनके द्वारा बताया गया था कि वहाँ पर जो भी स्थानीय लोग हैं उनको वहाँ पे अधिकार दे दिया जाएगा, अर्थात वहाँ से हम लोग अपना शासन हटा लेंगे, इसके लिए वो हमें प्रथम विश्व युद्ध में सहायता प्रदान करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्वराज वापस देने का तो दूर की बात है, उसके जगह पर विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा और रॉलेट एक्ट भी लगा दिया गया। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो रॉलेट एक्ट जो था इसमें बताया गया था कि किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए हुए ही उसको कारावास की सज़ा दी जाएगी। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया और काफ़ी ज़्यादा उग्र होकर के आंदोलन हुआ, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड सामने आया। और उसी हत्याकांड के बाद अंग्रेजी शासन को अपने नियमों में सुधार करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण 1919 में मॉन्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड योजना नाम करके एक योजना बनाया जो अंग्रेजी सरकार अपने पहले के नियम में कुछ बदलाव करके बनाया गया था। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो योजना है इसको भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो 1919 में किया गया था। ये जो नई व्यवस्था थी या नई शासन थी जिसमें बदलाव करके लाया गया था, इस नए शासन में था कि प्रांतीय विधायकों या परिषदों का जो आकार है उसका बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने का मतलब है कि इसमें जो विधायकों की जो संख्या है वो बढ़ाया जाएगा। और इसमें ये भी बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विधायी परिषद होंगे या विधायी परिषद के जो सदस्य होंगे वे जनतंत्र के द्वारा चुन करके लाए जाएंगे। ये जो था ये नए नियम में बताया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसमें दूसरा जो बदलाव हुआ कि केंद्र के जो सदन है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, केंद्र की 2 सदन थी, एक निचली सदन जिसको इंग्लिश में लॉजिस्टिक असेंबली बोलते हैं, और एक उच्च सदन, ठीक है, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो उनका कहना था कि केंद्र की जो सदन है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, यही था चेम्सफोर्ड या भारतीय सरकार अधिनियम में जो बदलाव हुए थे नए शासन के रूप में।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पे खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। ठीक है, यानी इस खिलाफत आंदोलन जो है और इस टॉपिक को या इस आंदोलन को इसी चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक संक्षिप्त परिचय के रूप में यहाँ हम लोग देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ये अफवाहें उठ गई कि वहाँ के जो राजनैतिक या आध्यात्मिक नेता है, जिनको खलीफा भी बोला जा सकता है या बोला जाता है, उनसे एक शांति संधि की जाएगी। ठीक है, शांति संधि में की जाएगी, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ जहाँ भी उस खलीफा का शासन है वहाँ से उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये महज एक अफवाह थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, जो आगे चल करके पता चला। तो यही था खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की को पराजय के बाद ये अफवाहें झेलना पड़ा वहाँ के खलीफा को। ठीक है, अब यहाँ से इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि 1916 के बाद 1947 तक महात्मा गांधी क्या क्या प्रयास किए थे भारत को स्वतंत्र बनाने में के लिए। ठीक है, अर्थात भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन जो थे, उस सभी आंदोलन को हम लोग एक एक करके काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, या दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सभी चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में, जिसने हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के तीसरे पार्ट के रूप में देखा। ठीक है, लेकिन मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जहां हम लोग वो चीज़ देखेंगे। ठीक है।